हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है भावुक पल। कुंवार का महीना गर्मी की तपन से राहत देते हुए मौसम में कुछ नरमी आ गई है। अब दोपहर अलसाई सी नहीं लगती। खाना खाकर कुसुम जी अपने कमरे में खिड़की के समीप कुर्सी पर बैठ गई। मंद मंद हवाओं के बीच चमेली की नाजुक लताएं क्रीड़ारत थीं। उन्हीं में जगह तलाश एक बुलबुल अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चुन चुन कर अपनी चोंच में कुछ घासनुमा तिनके लाती और लता के सघन हिस्से में उसे एकत्रित करती जा रही थी। कुसुम जी 2-3 दिनों से उसके नीड़ के निर्माण की साक्षी बनी हुई थी। जितनी लगन से वो घोंसला बना रही थी, कुसुम जी भी उतनी ही लगन से उसे निहार रही थी। हर एक प्राणी कितनी प्रसन्नता और परिश्रम से अपना बसेरा बनाता है, चाहे वो इंसान हो या फिर परिंदा। कल इस घोंसले में छोटे छोटे जीव जन्म लेंगे। नर और मादा दोनों मिलकर कितने जतन से उसे पालेंगे और फिर पंख निकलते ही एक दिन वो नन्हे जीव सारे रिश्ते भूल स्वच्छंद आकाश में उड़ जाएंगे। कितनी छोटी होती है इनके रिश्तों की उम्र। कितना फर्क है इंसानों और परिंदों में। इंसान उम्र भर सहेजता है रिश्तों को। कुसुम जी विचारों में डूबी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। पोते मनु ने आवाज दी, दादी, कोई आपको पूछ रहे हैं। मुझे मुझे पूछने वाला कौन आ गया? इस उम्र में किसको याद आ गई मेरी? कौन है भाई? कहती हुई जल्दी जल्दी दरवाजे तक पहुंच गई। सामने राजन को खड़ा देख चौंक गई। कुछ पल बस उसे देखती रही। राजन ने झुककर उनके पैर छुए तो बोली, तुम्हें अचानक देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आओ आओ, अंदर तो आओ, कहते हुए बड़े प्यार से उसे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में सोफे पर राजन को बैठा स्वयं उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, जिससे उसका चेहरा देख सके। आंखों से प्रेम छलक रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद कुसुम जी बोली, आज कैसे दीदी की याद आ गई तुझे? तुम तो बिल्कुल भूल ही गए मुझे। इसी शहर में रहते हो, लेकिन कभी मिलने नहीं आते। रक्षाबंधन भाई दूज पर ही याद कर लेते, तभी आ जाते। उस दिन प्रीति दीदी टीका करने घर आती हैं। उस दिन तो निकलना मुश्किल होता है। अरे तो मुझे ही बुला लेता, मुझे भी तो लगता मेरे मायके में कोई है। मेरा भी मायका बना रहता। कौन सी दौलत चाहिए थी मुझे। माँ बाबूजी के जाने के बाद जब तक चाची थी बुलाती थी। तुम दोनों भाइयों ने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। न कभी खुद आए न बुलाया। बड़ा हो गया है मेरा छुटकू, अपना पराया करना सीख गया। लेकिन मेरे लिए तो तू आज भी वही छुटकू है। इतने बरस बाद भी मेरे दिल में तेरे लिए वही जगह है। मैं माँ तो शादी के बाद बनी, लेकिन वो ममता तेरे जन्म के साथ ही मेरे हृदय में जन्म ले चुकी थी। कहते हुए वह सामने से उठकर उसके बगल में आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेके धीरे धीरे सहलाने लगी। तेरे जन्म के वक्त मैं 14 वर्ष की थी। उसी समय से ही चाची की तबीयत खराब रहने लगी थी। सभी भाई बहनों में मैं बड़ी थी, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे मिल गई। किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। मैं खुद तुम्हारे सारे काम करने लगी। मुझे अच्छा लगता। मैं हर वक्त तुम्हें गोद में लिए घुमा करती और तू
बंदर के बच्चे सा मुझसे चिपका रहता। स्कूल से आते ही मैं सीधे चाची के कमरे में भागती और तू भी मुझे देखकर ऐसे खुश हो जाता जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर। धीरे धीरे तू बड़ा होने लगा। तेरा स्कूल में एडमिशन भी मैंने ही कराया था। तेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराने के लिए कितना झगड़ी थी मैं। घर में सबसे झगड़ा किया मैंने। बाबूजी राष्ट्रवादी विचारधारा के जनसेवक थे, अंग्रेजों के सख्त विरोधी। अंग्रेजी से नफरत थी उन्हें। हम सबको उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाया। बस तेरे एडमिशन के वक्त वो मेरी जिद के आगे हार गए और मैंने तेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया। अक्सर जो सपने पूरे नहीं होते, लोग अपनी औलाद में उन्हें साकार करना चाहते हैं। मेरा हर सपना तुझसे जुड़ गया था। अच्छा, तुझे याद है वो जगह जहाँ मैं तुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाती थी और प्रीति कितना चिढ़ जाती थी? और वो पाचक जो मैं तेरे लिए स्कूल से आते समय जरूर लेकर आती थी, और अगर किसी दिन न लाऊं तो उस दिन होमवर्क बंद। तेरे होमवर्क की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही थी। कैसे भी मैं तुझे मना ही लेती थी। तू मेरी जान जो था, और आप अपनी जान को वहां छोड़कर यहाँ चली आई। कहते हुए राजन मुस्कुरा दिया। क्या करती, एक दिन तो हम लड़कियों को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। मुझे माँ बाबूजी से बिछड़ने का उतना गम न था जितना तुझसे बिछड़ने का था। मैं भी तो आपके बगैर कहाँ रह पाया था। कितनी तबीयत खराब हुई थी मेरी, मैं सपने में भी आपका ही नाम लिया करता था। माँ बताती थी ये सब मुझे। हाँ, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। अब तो बस यादें ही रह गई हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे उलझे हैं कि किसी के पास किसी के लिए वक्त ही कहाँ। और बता, प्रीति कैसी है? कभी फोन भी नहीं करती। 3-4 साल पहले मिली थी किसी शादी में। उसे भी क्या दोष दूं मैं भी तो नहीं करती। रवि का क्या हाल है? उससे तो मेरी बचपन से न बनती थी। बड़ा लड़ाका था, मुझसे इतना छोटा था, लेकिन लड़का था ना, अपनी दादागिरी दिखाता था। कहते हुए हंस दी। बड़ा होकर समझदार हो गया था। उसने तो नवल विहार में घर बनाया है ना, अब तो वहीं रहता है। कुछ दिन पहले इधर किसी से मिलने आया था तो मेरे पास भी आया था, तभी बता रहा था। अब तो तुम उस घर में अकेले रह गए। हाँ, मैंने भी घर के पास ही फ्लैट ले लिया है। सोच रहा हूँ दीपावली नए घर में मनाऊंगा। वैसे भी अब वो घर रहने लायक रहा ही नहीं, बहुत पुराना हो गया है। कुसुम जी को लगा गृह प्रवेश का न्योता देने आया है। वो भी ठीक से खुश भी न हो पाई थी कि राजन ने अपने बैग से एक कागज निकालते हुए कहा, घर बेचना है। प्रीति दीदी ने अपना हिस्सा भैया के नाम कर दिया। बोली कुसुम दीदी तो तुम्ही को देंगी, फ्लैट की आखिरी किस्त देनी है। अगर आप साइन कर देती तो। कहते हुए राजन रुक गया। कुसुम जी तो जैसे जड़ हो गई। आंखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी थम गए। पता नहीं गलती उसकी है या सपने ही गलत हो गए। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर दिल के दर्द को किनारे रख धीरे से बोली, चलो, ये कागज की कश्ती तुम्हें यहां तक तो ले आई। सबको विश्वास था
कि मेरे दिल का एक कोना अब भी तुम्हारे इंतज़ार में खाली है। बस तुम्हें ही यकीन नहीं था। यकीन होता तो अगर नहीं कहते, हक से कहते। पर किस हक से कहते? तुमने तो हक जताना ही छोड़ दिया था। बोलो, कहाँ करना है साइन? कुसुम जी ने कहा तो राजन ने कलम आगे बढ़ा दी। कुसुम जी ने साइन कर दिया। राजन भावुक होकर कुसुम दीदी के गले लग गया। कुसुम जी सोचने लगी, ये जो मेरे गले में बाहें डाले है वो मेरा छुटकू है या साइन हो जाने की खुशी में भावुक हुआ राजन। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो, कभी आपके नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।